या मुल्क की मईशत रहेगी या ये बजट रहेगा। ये दोनों इकट्ठे नहीं चल सकते। सारा बोझ सैलरीड क्लास पे डाल दिया गया। जो आप टैक्स अदा कर रहे हैं उस पर भी टैक्स लगा दिया गया। जो लोग टैक्स लगाते हैं इस मुल्क पर, कौमी असेंबली के मेंबरान, क्या वो टैक्स अदा करते हैं? करोड़ों की गाड़ियां हैं, 2 डाले हैं, 12 लोग उसमें बैठे हैं क्लैशनिकोफों वाले, लाखों के बिजली के बिल हैं, लेकिन मेरा टैक्स जो है वो मैं 5-6 लाख अदा करता हूँ जो असेंबली की तनख्वाह पे है। ये जो अशराफिया की हम बात करते हैं, ये अशराफिया होती है। नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद। पाकिस्तान के अंदर टैक्सों की भरमार है। हुकूमत मानने को तैयार नहीं है कि उसने कोई बहुत बड़ा सख्त काम किया है। जो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, वन ऑफ द हाईएस्ट टैक्स पेयर और हुकूमत के बड़े साथी रहे हैं, अब वो बता रहे हैं कि टैक्स किस किस्म के हैं। हम ज़रा टैक्सों के ऊपर बात करना चाहते हैं, बिलखुसूस जिस तरीके से टैक्स लगाए गए और जहाँ पर एग्जेम्पशंस दी गई, ये जानते हुए कि पाकिस्तान के अंदर हालात जिस किस्म के हैं, एग्जेम्पशंस तो किसी तौर कबूल नहीं है। एक तरफ से एग्जेम्पशंस हैं और दूसरी तरफ से सख्ती है। सैलरीड क्लास जो है वो सख्त किस्म की मुसीबत में है। हमारे पास कैसर अहमद शेख साहब मौजूद है, कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर हैं बराए बहरी अमूर। कैसर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। हमारे पास स्टूडियोज़ में मौजूद है शहबाज राना, सहाफ़ी हैं, हमारे मुईशत हैं और अपना प्रोग्राम भी करते हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। तैमूर सलीम झगड़ा साहब, साबिक़ वज़ीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है, लेकिन अभी हमारे पास बतौर एक्सपर्ट ये आए हैं क्योंकि इन्होंने पेंशन्स के बारे में, डेवलपमेंट सेक्टर के बारे में, टैक्सेशन के बारे में बड़ा काम किया है। आपका भी बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें ज्वाइन किया। कैसर साहब, अगर मैं आपसे क्विकली बात का आगाज़ कर पाऊँ तो 1-2 मिनट में मुझे बताइएगा कि आपके ख्याल में ये जो टैक्सेस नए लगे हैं और जिसके ऊपर जो बहुत ज़्यादा आपने सुना होगा, खान भाई साहब ने भी बात की, मिफ्ता इस्माइल ने भी बात की, इकॉनमिस्ट और भी बात कर रहे हैं, इनमें आपको जान नज़र आती है आपके ख्याल में इनके आर्गूमेंट में या नहीं? मुझे जी ये इसमें तो कोई शक नहीं है कि बड़ी जिनकी इनकम ज़्यादा है उन पे टैक्स लगा है, लेकिन ये जो कह रहे हैं ना सैलरीड क्लास, मसलन 1 लाख रुपए महीना लेने वाले का पहले 1,000 रुपये टैक्स था, अब 2,000 हो गया। मैं एग्जैक्ट फिगर दे रहा हूँ, आप 1,000 रुपये ज़्यादा लग गया टैक्स उसको, और उसके बदले में हमने 140 अरब रुपए बेनज़ीर इनकम प्रोग्राम में गरीब लोगों के लिए, ये 1 करोड़ फैमिली के लिए हमने 600 अरब रुपए रखा है। 1,000 रुपये ज़्यादा ले रहे हैं 1 लाख की इनकम करने वाले से। और बाकी तो ये है कि डायरेक्ट इससे बजट में डायरेक्ट टैक्स लगे हैं, और कुल अभी भी टैक्स जो है आपकी कौमी आमदनी का 10.5% है, जबकि इंडिया में 14-15% है। और अभी हमने जाना है अगले सालों में और टैक्स बढ़ने हैं। अगर हम टैक्स पे नहीं करेंगे तो हम जो हमारे मुल्क के अखराजात हैं, आपने इतना बड़ा कर्जा लिया हुआ है, आपका ज़्यादातर टैक्स जो आता है उसका ज़्यादातर हिस्सा तो वो हम जो पे कर रहे हैं, डेट पेमेंट कर रहे हैं, उसमें चला जाता है। या तो कोई अल्टरनेटिव मुझे बना के दिखा दे कि ये नहीं यूँ होना चाहिए। सिर्फ तनकीद कर लेना तो कोई बात नहीं है। मैं इकोनॉमिक्स का आदमी हूँ, और मैं पहली बात तो ये बताऊं कि मेरे से ज़्यादा रिप्रेजेंट कोई नहीं करता, क्योंकि तमाम पाकिस्तान की चैम्बरों में मेरी फैमिली प्रेसिडेंट रही है, तमाम पाकिस्तान की चैम्बरों में। मैं 2 बार स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस का चेयरमैन रहा हूँ। उसके अलावा मैं जो है रिप्रेजेंट कर रहा हूँ बिजनेस कम्युनिटी को, और एक्सपोर्टर्स मेरी फैमिली के तकरीबन पाकिस्तान के 25-30% एक्सपोर्टर का तल्लक मेरी फैमिली से है। 25-30% जो पाकिस्तान की टोटल एक्सपोर्ट है उसका तल्लक मेरी फैमिली, अपनी फैमिली से है। हम खुद टैक्स पे कर रहे हैं, और जहाँ टैक्स, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स लगा है तो डायरेक्ट टैक्स हमने तो इसमें आपको ठीक है, बहुत कम लगा। समझ आ गई। लेट मी ब्रिंग योर आर्गुमेंट टू द स्टूडियो हियर, सो लेट मी आस्क यू टू रिस्पोंड टू दिस। वो कह रहे हैं जी नहीं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका तलत हुसैन साहब। वफाकी वज़ीर है, उनकी बात की हमें कदर है, लेकिन हक़ाइक़ थोड़े से मुख्तलिफ हैं इस वक्त पाकिस्तान के। इन्होंने फरमाया कि हमारी टैक्स टू GDP रेशियो 10.5% है। बिल्कुल ठीक फरमाया। ये इसलिए 10.5% है क्योंकि हमारी जो मुक़द्दस पार्लियामेंट है उसने ज़राअत को, जो कि पाकिस्तान की इकॉनमी का 1/4 है, उसके ऊपर टैक्स ही नहीं लगाया। तो 1/4 वहाँ से माइनस कर दीजिए, 10.5 आपकी हो जाएगी तकरीबन 14%। ये इसलिए 10.5% है कि हमारी जो PMLN है, जिसका एक खसूसी उसके मोहब्बत है उसके साथ, रिटेलर्स के साथ, वो 19% आपकी इकॉनमी का रिटेल और होलसेल सेक्टर वो देते हैं 1 से 2% टैक्स। तो अगर ये दोनों चीज़ें हम माइनस करते, दोनों सेक्टर्स माइनस करते, पीछे आपकी बचती है 55 से 60% इकॉनमी। ठीक है, जो 55 से 60% इकॉनमी है उसने सारा बोझ उठाया हुआ है, जिसमें इंडस्ट्री भी शामिल है। सबसे बढ़कर सबसे ज़्यादा बोझ इस वक्त इंडस्ट्री के ऊपर है, उसके बाद सैलरीड क्लास के ऊपर है। मैं 3 नंबर्स आपको दूंगा, ये नंबर्स कहानी बता देंगे हमारी जो आज तक हुकूमतें करती हैं, और ये वाली पार्लियामेंट भी उसका हिस्सा है।
सैलरीड क्लास, ये जितने भी हमारे ये बता रहे हैं 1000 रुपया, 2000 रुपया, 10,000 रुपया, ये सारी इररेलेवेंट बातें हैं। सैलरीड क्लास ने इस माली साल जो अभी ख़त्म हुआ है, जुलाई से लेके मई तक 326 अरब रुपए का टैक्स पे किया है। हमारे महबूब जो रिटेलर्स हैं हमारी हुकूमत के, जिनका एक लीडर डायरेक्ट जाके प्राइम मिनिस्टर के पास गुलदस्ता लेके जाता है और सारी चीज़ रिवर्स करवा देता है, उसने टैक्स पे किया 15.5 अरब रुपया। हमारा जो एक्सपोर्टर है उसने 11 माह में टैक्स पे किया था 85.5 अरब रुपया। तो ये मैं जिम्मेदार हूँ? क्या ये मेरा कसूर है कि मैं इस मुल्क में पैदा हो गया हूँ? क्या ये मेरा कसूर है कि 10.5% टैक्स टू जीडीपी रेशो है? मसला टैक्स टू जीडीपी रेशो नहीं है, मसला अखराजात का है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, ये मुझे गलत साबित कर दें, ये शायद उस मेंबर नहीं है, उसके एग्जेक्टिव एक फैसला होता है स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल का जनवरी साल में, और उसको इंडोर्स करती है नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल, जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कि वफाक के पास पैसा नहीं है, सूबाई तरक्याती स्कीमें निकाल के बाहर फेंको। वो निकाल के बाहर फेंक दी गई। उन्होंने कहा वफाक के पास पैसा नहीं है, पार्लियामेंटेरियंस की स्कीमों को बंद कर दो, वो बंद कर दी गई। हमारी महबूब हुकूमत आती है PMLN की, वो 75 अरब पार्लियामेंटेरियंस का रख देते हैं। उसके बाद ये 2 दिन पहले की बात है, ये मैं चैलेंज करता हूं, मुझे ये लोग गलत साबित करें, मैं इस हुकूमत को, वजीर साहब को भी चैलेंज करता हूं। सूबाई नेचर का एक प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल ने अभी हफ्ते को अप्रूव किया, जिसकी मुखालफत की प्लानिंग मिनिस्टर ने, जिसकी मुखालफत की जो कंसर्न ऑफिसर था कि ये मत करो, ये आपके असूलों के खिलाफ है, ये अखराजात बढ़ाते जाए, वो सियालकोट का है, ठीक है, मैं आगे भी बता दूं, चल इतना ही रहने देते हैं, ये अखराजात बढ़ाते जाए और कहे और टैक्स बढ़ेगा, तैयार हो जाओ। ये जिन पे लगना चाहिए उन पे लगे ना। आई एम श्योर कैसर साहब यू विल रिस्पोंड टू दिस, लेकिन होल्ड ऑन टू योर थॉट्स, लेट मी हियर जगरा साहब ऑन दिस। जगरा साहब योर टेक ऑन दिस। ही सेज कि मजीद टैक्सेस लगने हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, और ये तो कोई, देखिए, जब मुल्कों ने अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना होता है तो इसमें कोई शक नहीं कि आप लोगों को कहते हैं कि पार्टिसिपेट, लेकिन जब आप उन्हीं लोगों को कहते हैं कि पार्टिसिपेट अगेन एंड अगेन एंड अगेन, कि वही लोग मजीद टैक्स देते जाएं, मजीद टैक्स देते जाएं, तो एक वक्त आता है कि हर बंदा ये सोचता है कि मैंने गलती की है कि मैं टैक्स नेट के अंदर हूं, क्योंकि अगर मैं बाहर रहा तो चाहे आप लाख रुपए टैक्स दे रहे हैं, चाहे आप करोड़ रुपए दे रहे हैं, आप किसी न किसी को देख सकते हैं जो आप जितना कमाता है, जो 1 रुपए नहीं दे रहा। यही ट्रेजेडी। और आप, मेरे पास अभी नंबर्स नहीं है, लेकिन मैं अभी ज़रूर देखूंगा कि इंडिया में कितने जो है वो टैक्स पेयर्स हैं रिलेटिव टू द पॉपुलेशन। पाकिस्तान में रिटर्न्स ही कोई 5 मिलियन फाइल होती हैं, बड़ी मुश्किल से 50, और वो 5 मिलियन में मेरे ख्याल में आधी नील होंगी, एटलीस्ट 1/3 नील होती है, 40%। तो यानी कि हम कह रहे हैं कि 3 मिलियन टैक्स पेयर्स हैं 25 करोड़ की आबादी में, 2% भी नहीं। और उसका कितना फीसद सैलरीड क्लास है जिनका सोर्स पे मेजॉरिटी सैलरीड। अब आप यही देखें कि उसमें सैलरीड क्लास को भी स्प्लिट कर दें पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में। पब्लिक सेक्टर में 5 मिलियन लोग काम करते हैं, 50 लाख, उनकी नौकरी भी पक्की, उनका पेंशन भी, उनके पास सब कुछ। अब ये टोटल जो टैक्सेस बढ़ाए हैं सैलरीड क्लास पे, इसका कुल जो इम्पैक्ट आता है वो 75-80 अरब का। आपको पता है जो तनख्वाहें और पेंशन्स बढ़ाई हैं उसका कितना इम्पैक्ट है, और क्यों? ताकि इनको तनकीद ना फेस करनी पड़े। 1000 अरब रुपए से ज्यादा। कल औरंगजेब साहब ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं आपको एक टेबल दिखा, 1000 अरब रुपए, यानी कि कर्जे भी इसकी वजह से ले रहे हैं। भाई अच्छा, जो काम कर रहा है वो दे, उसको दे, उसकी तनख्वाह और बढ़ाएं। लेकिन हमें पता है कि डिपार्टमेंट्स में 10 में से 8 लोग काम नहीं करते, तो अगर वाकई मुल्क ट्रांसफॉर्म करना है तो ये क्यों, आपके कैमरामैन को फिर क्यों ज्यादा नहीं मिलता? ठीक, ओके, होल्ड ऑन टू योर थॉट। तो खैर साहब, इशू ये नहीं है कि टैक्सेस नहीं लगने चाहिए, टैक्सेस को इवन हैंडेडली लगना चाहिए, एग्जेम्पशंस नहीं होनी चाहिए, और जहां से आप पैसा बना सकते हैं टैक्स के जरिए, वो आपने सेक्टर्स जो खुले छोड़े हुए। गो अहेड जी। शहबाज राना मेरे साथ काम करते रहे हैं स्टैंडिंग कमेटी में, मैं उसकी कदर करता हूँ, वो समझते हैं बात को, लेकिन टोटली रॉन्ग आइडिया दे रहे हैं। देखिए, वो कह रहे हैं कि 30% हमारी एग्रीकल्चर है, उसको पहले निकाल दें। क्या मुल्क का आधा टैक्स डायरेक्ट है, आधा इनडायरेक्ट है? क्या एग्रीकल्चर वाले इनडायरेक्ट नहीं पे करते टैक्स? इनडायरेक्ट टैक्स तो हर आदमी पे कर रहा है, चाहे वो सैलरीड तबका है, चाहे वो एग्रीकल्चर क्लास है। तो इस तरह की कैलकुलेशनें एक बिल्कुल ऐसे है जो ना समझने वाला बंदा करता है कि 30% इसको निकाल दें, फिर आपका टैक्स GDP इतना हो जाएगा। गलत बात ना करें, बात जो हकीकत है उसको करें। मेरा दूसरी बात है कि ये कहा गया कि सैलरी तबके को, मैंने गया अगर किया, ये बोधी बात है, ये क्लियर है कि नहीं कि 1 लाख रुपए महीना कमाने वाले को पहले
पहले 1000 रुपये टैक्स देना पड़ता था महीना, अब 2000। इसमें कोई गलती है तो वो बता दें कि गलत। फिर एक्सपोर्टर्स को, क्या एक्सपोर्टर को जो मेरी क्लास है, बिजनेस क्लास है, वो अमीर आदमी पे टैक्स लगाए या इनडायरेक्ट टैक्स लगाए? मेरी बात ये है कि ये जो देखिए ना, फिगर ज़रूर करें। मैं तो नहीं कह रहा इन हालात में इसके अलावा कोई और अल्टरनेटिव आपके पास था। आप बताइए, एक तरफ खुद जो तैमूर झगड़ा साहब ने निगेट कर दिया इनकी बात को, एक तरफ तो कह रहे हैं कि सैलरीज पे तनख्वाहें बढ़ाई गई हैं 25%, और फिर दूसरी तरफ कह रहे हैं 70 अरब टैक्स लगा दिया। तो बताइए जो बढ़ाई गई हैं वो कितनी है? फिर कैसे सैलरी क्लास में टैक्स हो गया? जो हकीकत है वो बात करें। और अगर मैं थोड़ी सी जिस मुल्क में बात खत्म कर रहा हूँ, जिस मुल्क में आज भी 21 जो खत्म हुआ है ना हमारा साल, 20% इन्फ्लेशन है, तो अगर तनख्वाहें नहीं बढ़ाएंगे 25 का तो 20% तो इन्फ्लेशन हुआ है। कौन सी तनख्वाहें बढ़ी हैं? ये तो एक गलत बात है। 25% जरूर रुपए में पड़ी हैं, रुपए में, लेकिन एक्चुअल तो इन्फ्लेशन के बाद तो 2-3%। अच्छा साहब, अगर थोड़ी सी याद दहानी के लिए चलें, आई एम श्योर शहबाज विल रिस्पॉन्ड टू व्हाट यू आर सेइंग, लेकिन कल जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आपको शायद देखने का इत्तेफाक हुआ हो, उसके अंदर उन्होंने खुद माना कि पाकिस्तान के बहुत सारे ऐसे शोबा ज़िंदगी हैं जिनको उनको टैक्स नेट में लाना है। रिटेलर्स की उन्होंने बात की, ज़राअत की उन्होंने बात की, जो तैमूर झगड़ा साहब ने पेंशन्स का जिक्र किया और वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बैकफुट पे थे, और उन्होंने माना कि 1 ट्रिलियन जो है वो हमें 1 साल की एक्सटेंशन देनी पड़ी, क्योंकि ज़ाहिर है फ़ौज का एक अपना स्ट्रक्चर है एंड ऑल दैट। तो वो समझते हैं कि ये बहुत बड़े बड़े एरियाज़ हैं जहाँ पर वो टैक्स कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने टैक्स नहीं किया। जहां पर टैक्स लगे हैं वो प्राइमरीली आपकी सैलरीड क्लास है। तो मैं सिर्फ ये याद आने के लिए आप इसको नोट कर ले, जरा मैं शहबाज से रिस्पांस ले लूं, फिर आपके पास आते हैं। दैट्स ओके जी। शहबाज को कैसर शेख साहब ने तो मसला ही हल कर दिया ना। उन्होंने कहा जी कि ये बात ही गलत है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो टैक्स नहीं देता, वो इनडायरेक्ट टैक्सेस देता है। यही फरमाया उन्होंने। मेरा खुद ज़राअत से ताल्लुक है, मेरी फैमिली गांव से ताल्लुक, हमारा गांव से ताल्लुक है। इन्होंने इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात की, इनडायरेक्ट आपने ये फरमाया ना कि वो इनडायरेक्ट टैक्सेस देते हैं, तो इसलिए ये गलत बात है कि टैक्सेस नहीं देते। ये फार्मूला इनका उठा लीजिए। पूरे का पूरा जो आपने कहा ना, पूरा आपका कहना था कि शहबाज आप कह रहे थे कि पूरा 30% निकाल दें, पूरा 30% नहीं निकल सकता, उसका आधा निकलेगा। साहब अगली बात सुन लीजिए, जो पॉइंट रेस कर रहे हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर, जो पॉइंट रेस कर रहे हैं वो जरा कंप्लीट करें। मैं ये तलो साहब गुजारिश ये कर रहा हूं कि इन्होंने ये फरमाया कि जो सेक्टर इनडायरेक्ट कंट्रीब्यूट करता है उसकी कंट्रीब्यूशन आप उसको नहीं कर सकते, एक्सक्लूड नहीं कर सकते ना इकोनॉमी के अंदर से। तो मैं ये कह रहा हूं कि आप फिक्स टैक्स इनडायरेक्ट लगा दें, इनकम टैक्स पाकिस्तान से खत्म कर दें, सबके लिए खत्म कर दें ना। एग्रीकल्चर को ही ये स्पेशल फैसिलिटी क्यों हासिल है? मैं दोबारा याद दहानी करा दूं, मेरा ताल्लुक एक गांव से है, ठीक है, मैंने अपनी आधी जिंदगी गांव से में गुजारी है, तो मुझे उनके मसाइल का भी पता और मुझे ये भी पता है कि कितनी आबादी उस टैक्सेबल थ्रेशोल्ड के अंदर नहीं आती। ये एक मुनासिब बहस नहीं है। हमें अब एग्रीकल्चर सेक्टर को डिफेंड नहीं करना, ठीक है। आप उसको टैक्स नेट में लेके आए, आप ताजरों को टैक्स नेट में लेके आए। अब हुकूमत ने क्या किया? ये कमज़ोर हुकूमत है, ये रिटेलर्स को टैक्स नहीं कर सकते। इन्होंने जो रिटेलर्स का विद होल्डिंग टैक्स है, जो उसकी सप्लाईज है, जो ख़रीद करता है रिटेलर अपने एक दुकानदार जो चीज़ लेता है कारखानादार से या होल सेलर से, उसके ऊपर हुकूमत ने लगा दिया 2.5% विद होल्डिंग टैक्स। अब उसका नतीजा क्या निकला? आज ही जो फ्रीजलैंड कैंपीना जो कंपनी है दूध की, उसने अपनी दूध के डिब्बे की कीमत पास ऑन कर देगा, वो उसने कर दिया, उसने विद होल्डिंग टैक्स को एज अ जीएसटी पास ऑन कर दिया और दूध के डिब्बे की कीमत 75 रुपए फी लीटर उनके ऊपर सिर्फ इम्पैक्ट है, वो सारे का सारा कंज्यूमर के ऊपर। जस्ट टू कंक्लूड इट, बॉटम लाइन इज कि ये राइट कंपैरिजन नहीं है कि वो इनडायरेक्ट दे रहे हैं और बाकी डायरेक्ट दे रहे हैं, तो उनका कंपैरिजन नहीं हो सकता। साहब आपने पेंशन्स का जिक्र किया, अब सब इस पे एग्री करते हैं कि ये एक ऐसा एलिफेंट इन द रूम है, बल्कि इट्स अ बुल इन अ चाइना शॉप, और बहुत सारी उससे तबाही फैलाई हुई है। इसको कैसे टैकल करें? मतलब ये फाइनेंस मिनिस्टर साहब भी बात कर रहे हैं, हमें पता है 1 ट्रिलियन इज अ मैसिव अमाउंट, व्हाट टू डू? 1 ट्रिलियन वफाक में 1 ट्रिलियन मिलके सूबों का, और ये 20 से 25% हर साल ज्यादा होगा अगले 35 साल के लिए। अब मैं इस पे आता हूं, एक थिंकिंग का फर्क जो है वो देख लें। बरतानिया में 4 दिन में इलेक्शन है, कंजर्वेटिव और लेबर पार्टी के दरमियान डिबेट क्या होती है? कंजर्वेटिव कहते हैं हम हुकूमत के जो है वो फैसिलिटीज़ कम देंगे लेकिन आप पे टैक्स कम करेंगे, मैच करते हैं। लेबर वाले कहते हैं टैक्स ज़्यादा करेंगे लेकिन NHS यानी जो हेल्थ सिस्टम है वो आपको बेहतर देंगे, लेकिन पैसा कहीं से आएगा। यहाँ पे कैसर साहब कह रहे हैं, मैंने कहा 70 अरब रुपए हमसे टैक्स ले रहे हैं, 1000 अरब रुपए अपनी तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं।
मतलब ये 930 अरब रुपए कहाँ से पूरे होते, इसलिए तो हम कर्जों के दलदल में फंसे। पेंशन्स पे एक काम हमने किया था 2 साल पहले, और मुझे खुशी है कि ये एक काम तो अभी वफाक में भी हो गया, हालांकि इन्होंने फौज के लिए ये 1 साल मुलतवी किया है। इट्स द रॉन्ग लीडरशिप एग्जाम्पल। सिर्फ वफाक ने नहीं किया, अभी पंजाब और बलूचिस्तान ने भी कर लिया कि जो नए एम्प्लॉयज़ हैं वो एक कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन प्लान में जाएंगे, यानी उनके पेंशन फंड होंगे। इसके लिए हमें 4 साल काम करना पड़ा था, पॉलिटिकल एपेटाइट बनानी पड़ी थी 4 साल में, पेंशन रूल्स वगैरह चेंज करके। वी लॉन्च दिस इन 2022, बड़ा कामयाब प्रोग्राम है, हालांकि मुझे ज़ाती तौर पे बड़ी गालियाँ खानी। नाउ दैट्स नॉट द प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम इज़ कि जो लोग आपके एग्जिस्टिंग पेंशनर्स हैं उनकी पेंशन कहाँ से फंड होगी। ये जो 2000 अरब रुपए ये तो कहीं से फंड नहीं हो रहे। अभी जो हमारे सेक्रेटरी फाइनेंस, सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर रिटायर होंगे, अगेन इन्होंने अपनी पेंशन की फंडिंग का इंतजाम नहीं किया। नए बच्चे जो आ रहे हैं उनकी पेंशन को तो टैक्स कर लिया, थोड़ी सी लीडरशिप दिखा दे। और इसका तरीका ये है कि जहां पे 25% तनख्वाहें बढ़ाई हैं, 10% का पेंशन टैक्स भी दे दे। बिल्कुल ठीक। अच्छा, गो बैक टू यू जी कैसर साहब, आई एम श्योर यू हैव अ लॉट टू रिस्पॉन्ड। जी बताइए। जी देखिए, पहली बात तो ये है कि एग्रीकल्चर पर मैं कहता हूँ टैक्स लगना चाहिए, मैं मना तो नहीं कर रहा, नहीं लगा, जो हालात हैं वो आपके सामने हैं। इसी तरह रिटेलर पे कुछ लग रहा है, कोशिश हो रही थी, रिटेलर पे शुरू कर दिया गया, लेकिन लगना चाहिए टैक्स। टैक्स तो जिसकी भी इनकम है, जिस भी जगह से कोई इनकम है, उसको टैक्स होना चाहिए। अब बात आ गई, मसलन दूध की मिसाल दी गई, मैं कहता हूँ मेरी अपनी फैमिली में दूध का बहुत बड़ा बिजनेस है, मियाँ शहबाज शरीफ साहब की फैमिली में दूध का बिजनेस है। पास ऑन अगर हो गया है, देखिए उनका कभी आपने देखा, शहबाज ने डेफिनेटली देखा होगा, क्योंकि ये बड़ा ये बहुत इन्वेस्टिगेटिव बात करते हैं। अब बात ये है कि इनका प्रॉफिट बॉटम लाइन देखिए आपने क्या है, 40% इनकम कर रहे हैं। अगर इन पे 18% सेल टैक्स लग गया तो बेनिफिट किसको होगा? मेरे देहात में, क्योंकि इनका भी तल्लुक देहात से है, मेरे चंडियोट के देहातों में या किसी भी जगह देहातों में, पंजाब के या सिंध में, जिनके पास 5-7 गायें हैं या भैंसें हैं, उनको बेनिफिट होगा कि नहीं? जब डिफरेंस बढ़ेगा वो कमाएगा। छोटे बंदे को हमने टैक्स नहीं किया, बड़े अमीर आदमी को जो कि डब्बे वाले दूध का, और अरबोंपति लोग हैं, अरबों रुपए उनके प्रॉफिट है, अगर वो अपनी बॉटम लाइन को थोड़ा कम कर देंगे तो करना पड़ेगा। ऐसे जुमला आपको अजीब सा जुमला लगेगा, लेकिन आपने ये मफरूजा क्यों बना लिया कि जो अरबपति है वही डिब्बे का दूध पीता है? ये कौन सा मफरूजा है आपको? नहीं, मैं वो नहीं अपनाया, मैंने ये नहीं अपनाया। 90% तो पीते हैं ना, आपका परसेंटेज देख लीजिए, 10% डब्बे का पीते हैं, 90% आम आदमी पीता है। चलो अमीर आदमी डब्बे, मैं आम दूध पीता हूँ, मैं खुला दूध पीता हूँ, अमीर आदमी हूँ, खुला दूध, ये तो पसंद है ना अपनी किसको क्या पसंद है। लेकिन वो टोटल परसेंटेज 90% खुला दूध पिया जाता है, और 10% में रफली, मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं है, मेरे ख्याल में ये फिगर ठीक होगी। अगर कोई चेंज है तो बेशक तब्दील। अच्छा, एक जुमला और मैं अगर आपसे पूछ पाऊँ, टैक्स लगाया, आपसे पूछ पाऊँ कि आपने कहा कि ज़राअत पर लगना चाहिए, नहीं लगा, हालात आपके सामने हैं, ये इससे क्या मुराद है? क्या हालात है जिसकी वजह से ज़राअत पर नहीं लग सका? देखिए, ज़राअत की हमें ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। इस बार पहली बार ज़राअत का ग्रोथ हुआ है 5.5। हम समझते हैं कि हमारा फ्यूचर ही पाकिस्तान का, हमें ज़राअत को बहुत ज़्यादा ग्रो करना है। ग्रेजुअली टैक्स लगेगा, टैक्स लगना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ, मेरा ये कंसेप्ट है कि जिस जगह भी इनकम है, कोई भी इनकम करता है, उसको टैक्स देना है। टैक्स इनकम पे लगना चाहिए, इनडायरेक्ट टैक्स नहीं लगना चाहिए, सेल टैक्स नहीं, कम से कम लगना चाहिए, ड्यूटीज़ कम से कम लगनी चाहिए, इनकम टैक्स लगना चाहिए। हम जो अमीर आदमी, और ज़्यादा इस बार देखिए 4000 अरब रुपए ज़्यादा टैक्स कलेक्ट हो रहा है, वो यानी 40%। ये पहली बार है पाकिस्तान की तारीख में कि 40% ज़्यादा कलेक्ट करने का हमने प्लान किया है। तो ये ज़्यादातर टैक्स उसमें डायरेक्ट टैक्स है, और ये एक्सपोर्टर्स को जितना टैक्स है, क्यों एक्सपोर्टर कमाई करे, अरबों रुपए कमाई करे? मेरी फैमिली है, सबसे बड़े बिजनेस एक्सपोर्टर्स में शामिल हैं, हम कमाएं तो हम क्यों ना टैक्स दें भाई? सिर्फ जैसे आपने सही कहा कि सिर्फ सैलरी वाला क्यों दे, सैलरी में भी बिजनेसमैन भी शामिल है। सैलरी देखिए, हम भी सैलरी पे देते हैं अपने टैक्स, जब हम भी अपनी कंपनियों से सैलरी लेते हैं तो टैक्स देते हैं वहाँ, और हाईएस्ट स्लैब पे टैक्स देते हैं। तो टैक्स देखिए हर जगह लगना चाहिए। अपना 10.5% है। अगर अच्छा, ये आपने एक और बात की कि कर्जे नहीं ले रहे। इस बार पहली बार 4000 अरब रुपए का टैक्स लिया गया, टैक्स बढ़ाया गया है,
और उसका एक जो हमारा ये साल है ना, ये साल इसमें 7% आपका फिजिकल डेफिसिट है। ये शहबाज आपके साथ बैठे हैं, कंफर्म करेंगे। आपको हमें किसी दिन दावत देनी होगी, 5.9% आपको हमें दावत देनी होगी यहाँ पर स्टूडियो में, यहाँ पर बैठ के ज्यादा नशिस्त हो पाएगी। बट टुवर्ड्स 5.9% हो गया है इस साल। इस साल 5.9% जीडीपी का हमारा टैक्स ये डेफिसिट होगा, और हम कर्जे कम करना चाह रहे हैं ना, इसी वजह से कि ज़्यादा टैक्स होगा तो कर्जे कम होंगे। ये पीटीआई ने 150 अमीरों को चलो वो एक और किताब खुल जाएगी, वो एक और किताब खुल जाएगी, उसके लिए वक्त बिल्कुल क्विक रिस्पांस। 3 अरब डॉलर दे दिए, 3 अरब सब अमीरों को दे दिए, गरीब को कर्जा ही नहीं दिया। जो खुला दूध है वो 90% है और पैकेज मिल्क जो है वो 10% है। एग्जैक्टली मेरा यही पॉइंट था जब ये टैक्स लगने जा रहा था। मैंने इसके ऊपर आर्टिकल ये लिखा था कि जब ये टैक्स लगेगा 50 से 70 रुपए फी लीटर दूध की कीमत बढ़ेगी। उसकी वजह से जो खुला दूध है जिसकी कीमत में कोई इजाफा नहीं हुआ लागत में, उसको कम से कम 30 से 40 रुपए फी लीटर वो बड़े आराम से बढ़ा देगा। इसका नतीजा क्या निकलेगा? हुकूमत की जेब में जा रहा है ये 18% जीएसटी लगाने से 75 अरब, और जो सारिफ है चाहे खुले दूध वाला है चाहे डिब्बे वाला है उसकी जेब से जा रहा है 200। I have to leave it there. I'm sorry, Jagra साहब, I wish I had more time. बेनिफिट भी तो होगा उस आदमी को। इशू मेरे ख्याल में दूध का नहीं है, इशू मिलाई का है कि जो मिलाई उतार के खा रहे हैं और रख रहे हैं, बाहर भेज रहे हैं, उनको तो आप छोड़ते हैं, परसेप्शन ये है। और जो आप के कोलू के बैल की तरह फंस गए हैं उनको आपने घुमाए रखना है। और वो प्राइमरीली वो तबका है जो टैक्स रजिस्टर्ड भी है और सोर्स के ऊपर पे भी करता है, लेकिन यू फोर्सिंग दिस तबका नाउ टू डू समथिंग अबाउट इट। एक ये भी ख्याल है कि बहुत सारी कंपनीज ये भी कंसिडर कर सकती हैं कि वो सैलरी जो है कैश में देना शुरू कर दें। तो जो हमारा ख्याल है कि हम अपने टारगेट्स मीट करेंगे वो टारगेट्स मीट ना हो, तो सादा मामला इतना नहीं है। बहरहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया। कैसा साहब आपका भी शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम हमारा जारी है। आइए नाज़रीन, आपको अब हम कराची लिए चलते हैं। पाकिस्तान का फाइनेंशियल नर्व सेंटर फाका ज़्यादा हालत में है। अगर आप सिंध बजट में एलोकेशन को देखें तो इट्स अ पिटेंस, बहुत ही छोटी रकम उसके लिए मुख्तस की गई है, बावजूद इसके कि यहाँ से कौमी तौर पर 60% पाकिस्तान का रेवेन्यू कलेक्ट होता है। एक्सपोर्ट्स को अगर आप देखें तो 50% एक्सपोर्ट्स जो हैं उनका ताल्लुक कराची से है। हमारे पास यूनुस डागा साहब मौजूद हैं, रिस्पेक्टेबल एक्स ब्यूरोक्रेट, बहुत अहम पोजीशंस पर रह चुके हैं और इस वक्त वो हेड कर रहे हैं एक मईशत के ऊपर तहकीकाती इंस्टीट्यूट को, उसके चेयरमैन हैं। उनको हम खुशामदीद करते हैं। ढाका साहब, बजट के डॉक्यूमेंट्स जब हम देख रहे थे और आपके जो रिसर्च एडवाइजरी काउंसिल है उसने भी जो डॉक्यूमेंट जनरेट की, उसके अंदर कराची का हिस्सा बहुत मुन्ना सा नजर आया। हमें पढ़ने में गलती हुई या क्या? वो कितना हिस्सा है कराची के लिए सिंध बजट में? देखिए, कराची को मुख्तलिफ हिस्सों से मिलते हैं। अगर आप किसी सिंध गवर्नमेंट के अहदेदार से बात करेंगे तो आपके पुलिस के बजट में बताएंगे कि कराची को मिलता है, एजुकेशन के बजट में मिलता है, हेल्थ के बजट में मिलता है। डेफिनेटली ये तमाम सूबाई हुकूमतें देती हैं, सिर्फ कोई सिंध के साथ नहीं है। लेकिन अगर हम सिर्फ लोकल गवर्नमेंट्स की बात करें जो 3rd टियर है, KMC को कराची के जो सिंध के बजट में से 1.1% मिला है, सिर्फ 35 अरब रुपये अगर कहा जाए, और 35 अरब जबकि 3000 अरब का 3056 अरब का पूरा बजट है सूबे का। तो उससे तो फिर या तो आप इस 3rd टियर को ख़त्म कर दें और सारे फिर सूबाई लेवल पे मामलात को हैंडल करें, या फिर अगर 3rd टियर आपने रखा हुआ है लोकल गवर्नमेंट का, अब जैसे ये सिर्फ कराची के साथ ही नहीं, सिंध की तमाम लोकल गवर्नमेंट्स को सिर्फ 5% शेयर दिया गया, 160 अरब रुपए की सिर्फ ट्रांसफ़र उनको दी जाएंगी। इसके मुकाबले में पंजाब ने 15% ट्रांसफ़र किए हैं। तो अगर पंजाब के मुकाबले में पंजाब के बराबर किया जाए तो फिर KMC को 100-125 अरब रुपए मिलने चाहिए। और अगर KPK जिसने 17.7% लोकल गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र किए हैं बजट में, तो फिर हमारा कराची का शेयर 125 अरब मिल जाता है KMC को। लेकिन KMC को सिर्फ अभी मिल रहा है 25 अरब रुपए उनको मिल रहे हैं। तो इसका इफेक्ट क्या होगा? इसका इफेक्ट क्या होगा? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, वर्ल्ड बैंक ने ये कई साल पहले, तकरीबन 5-6-7 साल हो गए, उसमें वर्ल्ड बैंक ने बताया था हमें कि कराची में इस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर का डेफिसिट 10 अरब डॉलर का है। इसको देखते हुए पिछली जो गवर्नमेंट थी, PTI की गवर्नमेंट, तो इमरान खान साहब आए थे कराची में और मुराद अली शाह साहब हमारे जो चीफ मिनिस्टर साहब उनके साथ बैठे, उन्होंने कराची के लिए 1400 अरब रुपए का एक पैकेज दिया, जिसको 3 साल में कंप्लीट होना था। मतलब ये कि 2022 में उसको कंप्लीट होना चाहिए था, लेकिन उसमें से कोई भी चीज़ कंप्लीट नहीं हो सकी। सबसे बड़ा जो मसला इस वक्त पानी का है कराची में, K4,
अब K4 का मसला सिर्फ 125 अरब रुपए का है, जिसके लिए ना सिर्फ इमरान खान साहब ने भी कहा था कि 3 साल में कंप्लीट करेंगे, बल्कि फिर शहबाज शरीफ साहब जब आए PDM की गवर्नमेंट ने तो उन्होंने कहा था 2025 में हम इसको कंप्लीट करेंगे। लेकिन आप देखेंगे इस दफ़ा भी 125 अरब की इसकी रिक्वायरमेंट है और सिर्फ 25 अरब रखे गए वफाकी बजट में भी। लेकिन कराची को क्या ज़रूरत है ये शहबाज शरीफ साहब की या वफाकी हुकूमत की इनायत की? क्या कराची कोई वफाकी टेरिटरी है कि जहाँ पानी के मसले वफाक को हल करें? सूबाई हुकूमत ने बिल्कुल उससे एक पहलू तय की हुई है और वो कराची को पानी का मसला पिछले कई सालों से ये गंभीर और मसला दूसरे है। मामलात भी हैं, कदा किला में दूसरे मामलात भी हैं, चूंकि ज़ाहिर है आप तो उसको बड़ा करीब से देख रहे हैं। जो 90% इश्यूज आइडेंटिफाई हुए हैं कराची के अंदर लॉ एंड ऑर्डर से अलावा, उनका ताल्लुक मुकामी हुकूमतों के साथ है, उनका ताल्लुक जो है लोकल थर्ड टियर मैनेजमेंट के साथ है। तो तरजीहात से फिर आपको क्या पता चलता है कि फिर वर्टिकल इंटरवेंशंस होंगी, जो MNAs हैं या MPs हैं वो कुछ काम करेंगे, लेकिन पैसा तो है नहीं। जो सिंध हुकूमत का मैंडेट है वो तो आया है प्राइमरली रूरल सिंध से, जहाँ पर ज़राअत में हम देख रहे थे काफ़ी पैसे वहाँ पर एलोकेट किए गए हैं ज़राअत में। तो फिर कराची का मुस्तकबिल इस बजट एलोकेशन से आपको क्या नज़र आता है? हाउ विल कराची लुक? देखें, कराची की जो शिकायतें कह लिया चाहिए, रिजर्वेशंस हैं लोगों की सिंध की हुकूमत से, वो यही है कि चूँकि सिंध की हुकूमत को यहाँ से सीट्स नहीं मिलती तो वो यहाँ पे बजट देने के लिए तैयार नहीं है। ये एक बहुत शॉर्ट जो साइटेड जिसको कहना चाहिए व्यू है सूबाई हुकूमत का। कराची एक इकनॉमिक इंजन है, सिर्फ वफाक के लिए नहीं बल्कि सूबे के लिए। सूबे के भी जितने इस वक्त वसाइल हैं अगर हम देखें तो तकरीबन 700-800 अरब रुपए के जो वसाइल हैं वो कराची में दो उससे आते हैं। एक सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज है और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर से ऐसे जो कि पोर्ट पे लिया जाता है। तो ये उनके भी ये हक में है कि उनके भी ये फेवर में है सूबाई हुकूमत के कि कराची को बर्सलिंग रखें, कराची को एक्टिव रखें। कराची को इस तरह मरता हुआ छोड़ के ना वफाकी हुकूमत को कोई फ़ायदा होगा, वो जिस तरह की सोच रहे हैं कि हमारी इतनी 3.6% की हम ग्रोथ ले लेंगे, ये सब इनके ख्वाब रह जाएंगे अगर कराची इसी तरह के मसाइल में रहा। सूबाई हुकूमत को भी इससे मसाइल होंगे और मेरा अपना ख्याल है कि शॉर्ट टर्म इनकी सोच है कि कराची को उन्होंने सब ने छोड़ दिया है क्योंकि वफाकी हुकूमत का सारा इंटरेस्ट पंजाब में है और हमारी सूबाई हुकूमत का अंदरूनी सिंध सारा इंटरेस्ट है। तो वो कराची को छोड़ के वो समझते हैं कि इकॉनमी तरक्की कर लेगी, इसी तरह इनको फंड्स मिलते रहेंगे। मेरा ख्याल है इनको बड़े मसाइल होंगे आगे जाके, नॉट ओनली इकॉनमी को भी, क्योंकि कराची को जिस तरह अब कराची से बहुत ज़्यादा कैपिटल फ़्लाइट होना शुरू हो गया है। दुबई में भी जा रहा है, वो मलेशिया में भी जा रहा है और मुख्तलिफ ममालिक में जा रहा है। तो ये मुल्क के लिए कहीं से भी बेहतर नहीं है कि कराची को इन हालात में छोड़ के और वफाकी हुकूमत भी छोड़ दे K4 का वादा करके, और सूबाई हुकूमत भी ये जो इनके ट्रांसपोर्ट वगैरह के प्रोजेक्ट्स हैं वो पता नहीं कई सालों से चले आ रहे हैं और वो मुकम्मल होने का नाम नहीं ले रहे। तो कराची को अगर, और ख़ास तौर पे आप देखें इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बहुत कम हो रही है कराची में, उससे आपकी जॉब क्रिएशन नहीं हो रही और जॉब क्रिएशन ना होने की वजह से आपके लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल हो रहे हैं। जो क्राइम सिचुएशन इस वक्त स्ट्रीट क्राइम कराची में बढ़ने की एक वजह ये भी है कि लोगों के पास रोज़गार नहीं है। तो इस तरह अगर ये फ्लाइट ऑफ कैपिटल रहेगी, आपकी यहाँ से इंडस्ट्रीज जाती रहेंगी, बहुत सी इंडस्ट्री पंजाब भी जा रही हैं, तो ये सारी जो सिचुएशन है मुल्क के लिए बेहतर नहीं है और ख़ास तौर पे सूबा सिंध की हुकूमत को बहुत ओनरशिप की ज़रूरत है। आप देखें पंजाब की हुकूमत किस तरह ओनरशिप करती है अपनी इंडस्ट्रियल सेक्टर की, उस तरह की ओनरशिप की ज़रूरत है। जिस तरह दूसरे शहरों को ओनरशिप मिलती है उनकी सूबाई हुकूमतों की तरफ से, उसी तरह की हुकूमत। लेकिन ढाका साहब, आपने जो पहले बात की वो मेरे ख्याल में मैं उससे कनेक्ट करना चाहूँगा कि ये आम शहर नहीं है और ये सूबाई मामला नहीं है, ये पाकिस्तान की इकॉनमी का इंजन है। और हम GHQ से लेकर और आसिफ अली जरदारी साहब के ईवान सदर तक हम एक ही बात सुनते हैं, बीच में प्राइम मिनिस्टर भी मौजूद है, इकोनॉमिस्ट भी मौजूद है, वो सब यही कहते हैं जी कि पाकिस्तान का नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 मसला इकॉनमी है। और अगर नंबर 1, 2, 3 मसला इकॉनमी है और इकॉनमी का इंजन कराची है और कराची की हालत ये है जो आप बता रहे हैं, तो ओनरशिप तो फिर हर तरफ से आनी चाहिए ना, कि नहीं? बिल्कुल आनी चाहिए, हर तरफ से आनी चाहिए, क्योंकि कराची वफाक को भी इसी तरह अपने वसाइल देता है टैक्स के, जिस तरह सूबे को देता है, और इन सब के मफाद में है। मईशत का कोई भी प्लान कराची के बगैर मुकम्मल नहीं होता। और कराची को जिस तरह उन्होंने, अभी तक मैंने नहीं देखा कि वफाकी हुकूमत की किसी भी
प्रेस रिलीजेस में या इन्होंने जो प्रेस टॉक्स किए हैं उसमें किसी में आपने नहीं सुना होगा कि हमारे जो प्लानिंग के या फाइनेंस के लोग हैं या मिनिस्टर्स हैं उन्होंने कोई कराची के बारे में बड़ा कोई ज़बरदस्त अपने आइडियाज़ बताए हों कि जी इस तरह उन्होंने प्लान किया। और सूबाई हुकूमत तो खैर तकरीरों की हद तक तो बहुत अच्छी तकरीर उन्होंने की। ख़ासतौर पे पिछले हमें इलेक्शन ईयर के अंदर कहा गया कि बस कराची के लिए बहुत कुछ हो जाएगा, लेकिन जब हमने उनके देखा कि कराची के लिए पिछले साल की निस्बत ADP में भी फंडिंग कम कर दी गई है, तो ना सिर्फ ये कि डायरेक्ट ट्रांसफ़र KMC को भी नहीं मिल रही है बल्कि तरक्याती मंसूबों में भी फंडिंग की कमी है। तो इसके ऊपर सोचना चाहिए दोनों हुकूमतों को कि कराची को उस तरह छोड़ने से मुल्क को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। आपका बहुत शुक्रिया। चलते चलते हम ये भी बात कर दें ढाका साहब और व्यूअर्स के लिए भी कि मैं टोक्यो जब गया तो वहाँ पर उसकी स्काईलाइन बड़ी मुतासरकुन है, तो वहाँ पर बैठ के मैंने जब उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं मुकामी हुकूमत के उनसे पूछा कि स्काई लाइन ये कौन डिज़ाइन करता है, ये इन्वेस्टर कौन लाता है, 500 बिलियन डॉलर्स की बिल्डिंग्स बना रहे हैं। उसने कहा जी सारी लोकल हुकूमत करती है, इसमें मरकज़ को पता भी सारी लोकल हुकूमत करती है, इन्वेस्टर लोकल हुकूमत लेके आ रही है, ये स्काई लाइन हम खुद बना रहे हैं, शहर को साफ हमने खुद रखा हुआ है, पानी का इंतज़ाम हमारे पास है, लेकिन ओनरशिप ज़ाहिर है वो सबकी साझी है, काम 12 लोकल लोग करते हैं, जिसके लिए आपने बताया कि वी हैव एलोकेटेड अ पिटेंस। और ख़ास तौर पे जब अब मुर्तज़ा वहाब साहब मेयर हैं, पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है, तो उसको इंकरेज करना चाहिए सूबाई हुकूमत को कि वो कामयाब हो। जी, दैट्स अनदर एडिशनल इंसेंटिव। आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम हमारा जारी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर के मामलात अब उबल के सामने आ रहे हैं। किसी वक्त में कहा जाता था कि सब कुछ ठीक है, ये दुश्मनों का प्रोपेगेंडा है। आज जो एलामिया जारी हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एक कोर कमेटी की मीटिंग के बाद 3 करारदादों का मतन है उसके अंदर, और बाकायदा जिक्र किया गया कि कौन कौन से धड़े हैं जिनके ऊपर अब डिसिप्लिन लागू होना है। बताया गया कि जिन्होंने डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की है उनके ख़िलाफ़ बाकायदा कार्रवाई है, लोगों के नाम भी मौजूद हैं। तो काफ़ी अंदरूनी हालात ख़राब है। हमारे पास टिक्का खान सानी मौजूद हैं, समा न्यूज़ के रिप्रेजेंटेटिव, जो इस स्टोरी को फॉलो कर रहे हैं। टिक्का खान, बहुत शुक्रिया। ये तो बताइएगा कि ये बहुत सारे एलामिया आते हैं, लेकिन आज का ज़रा गैर मामूली किस्म का एलामिया है। अब तो उन्होंने एक्नॉलेज कर लिया है कि किस टाइप की धड़ाबंदी है और किसके साथ हमने कैसे टैकल करना है। ज़रा अपनी तज्जिया भी दीजिएगा अपना। जी, गो हेड। थैंक यू वेरी मच तलत साहब। सबसे पहले तो ये जब कोर कमेटी बनी और कोर कमेटी के मेंबर्स बनना शुरू हुए और उसके बाद फिर सियासी कमेटी बनी, तो धड़ेबंदी का आगाज़ बुनियादी तौर पे 2 कमेटियों की वजह से हुआ। खैबर पख्तूनख्वा के बहुत सारे जो सीनियर अरकान हैं, पार्टी अहदेदारान हैं, अब वो कितने ओहदे बांटे जा सकते हैं सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा तक। इसी तरह चूँकि चेयरमैनशिप भी है, सेक्रेटरी जनरल हैं, इसके साथ साथ सियासी कमेटी, कोर कमेटी में भी बेशुमार अरकान जो हैं उनकी ज़्यादा तादाद KPK से है। तो जब शहरियार अफरीदी को शामिल नहीं किया गया, शहरियार अफरीदी का नाम उसमें शामिल करने के लिए सिफारिश की गई, तो 2 से 3 माह लग गए शहरियार अफरीदी का नाम कोर कमेटी में उसकी अप्रूवल होते होते। तो यहाँ से ही थोड़े से वो मेरा अंदाज़ा है कि मुतनफ़र होना शुरू हो गए, और उसके बाद यकीनन उन्होंने जो कुर्बानियाँ दी लोगों ने, तो वो समझते हैं कि कोर कमेटी उनका हिस्सा है। और इसके साथ साथ उसके बाद फिर सियासी कमेटी जब बनी तो उसमें भी बड़े बड़े नाम रह गए, सिर्फ 12 रुकनी सियासी कमेटी बनी। उसके बाद शेर अफजल मरवत जो है उनको कमेटी में तो पहले में शामिल कर लिया गया, लेकिन सियासी कमेटी में उन्हें आउट रखा गया। तो इसमें ज़्यादा हिस्सा जो आज के इख्तलाफात का है ये शेर अफजल मरवत का या उसकी मकबूलियत का, फिर उसकी बढ़ती हुई तनकीद का, उसके ट्वीट्स का अभी इसमें अमल दखल है। और शानदाना गुलजार यकीनन जब शहरियार अफरीदी खड़े हुए, उन्होंने कहा कि मैं रुकनीत से इस्तीफ़ा देता हूँ, यानी असम्बली की रुकनीत से। अगर मैं बानी चेयरमैन को रिहा नहीं करवा सकता तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ। तो बुनियादी तौर पर तो ये रंजिशें थी सारी उनको नज़रअंदाज करने की, कमेटियों में, पार्टी ओहदों में। इसके साथ साथ चूँकि अपोजिशन में उन्होंने अच्छा, ये भी बताइएगा, ये डिसिप्लिन की जो खिलाफ वर्जी का जिक्र हो रहा है, ये क्या खिलाफ वर्जियाँ हैं जिसके बारे में अब बाकायदा एलामिया के अंदर तज़किरे हो रहे हैं? क्या खिलाफ वर्जियाँ? व्यूअर की ज़रा याद दहानी तो करवाइएगा। बड़ा अहम सवाल है। एक ही खिलाफ वर्जी है सीनियर क़यादत के ऊपर, पार्टी की जो मौजूदा सीनियर क़यादत है उसके ऊपर तनकीद क्यों की जा रही है सोशल मीडिया में खुलकर। बड़ा नुक्ता ये है, और इसी वजह से पार्टी के अंदर जो यकीनन पार्टी क़यादत के ख़िलाफ़ दूसरे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, महाज हो जाता है। तो एक आप देख सकते हैं जब शेर अफजल मरवत के ख़िलाफ़ पहला डिसिप्लिनरी एक्शन हुआ था तो वो भी
चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर के खिलाफ तनकीद तो करता। अभी जो उसके बाद तनकीद हो रही है वो उसकी नौयत क्या है, वो भी बताइएगा, किस बात पर तनकीद हो रही है? यकीनन अब यही कहा जा रहा है कि जो मरकजी क़यादत है, फवाद चौधरी का अब एक वीडियो बयान आ गया कि तमाम ओहदे लोग इंजॉय कर रहे हैं पार्टी क़यादत। इसके साथ साथ अगर आइनी ओहदे हैं, जैसे उमर अयूब के पास आइनी ओहदा है, सेक्रेटरी जनरल का ओहदा भी है, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है सेक्रेटरी जनरलशिप के। इसी तरह जो शिबली फराज हैं वो अपोजिशन लीडर हैं। इसी तरह चेयरमैन बैरिस्टर गोहर जो हैं वो खुद एक चेयरमैन भी हैं। उसके बाद कमेटियां जो बनी पार्लिमानी उसमें भी शेयर नहीं दिया गया। अब कम से कम 9 से 10 कमेटियों में खैबर पख्तूनख्वा के लोग एडजस्ट होना चाहते थे, पंजाब के लोगों को एडजस्ट किया गया। अब आमिर डोगर को चीफ वेब बना दिया गया, पार्लिमानी लीडर बना दिया गया, उसको जरताज गुल को तो शानदाना गुलजार रह गई। यकीनन फिर उन्होंने अलम बगावत तो बुलंद करना था कोर कमेटी। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि ये चाहते हैं कि हम बानी चेयरमैन से जाके मुलाकात करें। अब सिर्फ 6 लोगों की कमेटी है जो मुलाकात कर सकती है। कल भी मुलाकात है वकला की, इसमें बैरिस्टर गोहर बतौर वकील भी और बतौर चेयरमैन भी मिलते हैं, और इसके साथ साथ उमर अयूब हैं और रऊफ हसन है, इसके साथ नईम पंजोथा और जो उनके भाई हैं इंतज़ार पंजोथा, ये मुलाकात कर सकते हैं। ये कोशिश थी सबकी कि हम भी मुलाकात करें। असद कैसर किसी तरह कामयाब हो गए लोगों की मुलाकातें करवाने में, शानदाना गुलजार भी मिली, बाकी लोग मिली, वो खामोशी से बैठ गए। लेकिन जिनकी मुलाकात नहीं करवाई गई मुसलसल, अब जुनैद अकबर जो है डिप्टी स्पीकर के उम्मीदवार थे, ये बहुत पहले भी फॉरवर्ड ब्लॉक का हिस्सा थे 2012 में जब MNA थे। जुनैद अकबर जो हैं उन्होंने कोर कमेटी ही छोड़ दी कि हमें बानी चेयरमैन से मुलाकात नहीं करने दी जा रही, दूर रखा जा रहा है। शेर अफजल मरवत जो है वो भी पार्टी से तकरीबन अलहदा होकर रह गए, उनका भी यही मौक़िफ़ था कि हमें। अगर क्विकली मैं आपसे पूछ पाऊँ, ये बहुत फैसिनेटिंग डिटेल्स हैं इस पार्टी के बारे में, जिसके लोगों का कहना ये है जी कि जैसे हमारा कप्तान मामलात चलाता है वैसे तो कोई मामलात नहीं चलाता। लेकिन डिसिप्लिनरी कार्रवाई शुरू हो रही है। आइंदा 24 घंटे में 1-2 आपको नज़र आ जाएंगे जो बाकायदा कार्रवाई होगी, रुकनीत मुअत्तल होगी। 7 रोज़ के अंदर उनसे बाकायदा जवाब मांगा जाएगा। ना हुआ तो फिर उनकी पार्टी रुकनीत मुस्तकिल भी ख़त्म की जा सकती है। ये अब सीरियसनेस आई है पार्टी में। कोर कमेटी के इजलास के बाद भी एक इजलास हुआ है, वहाँ भी मुशावरत हुई है। तो यूँ एक आगाज़ हो गया है PTI के अंदर, और यकीनन ये आगाज़ जो है PTI में मज़ीद जो है वो क्यास फैलाएगा और पार्टी लीडरशिप के खिलाफ जो है वो नफरत का आगाज़ हो सकता है इस इक़दाम से। ओके, आई हैव टू लीव इट देयर। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, ये हालात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।